हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम आर्थिक नियमों की प्रकृति का जो दूसरा पार्ट है वो देखने वाले हैं। ये चौथा चैप्टर है जिसका नाम है आर्थिक नियमों की प्रकृति यानी द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स लॉज। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे आर्थिक नियमों के संबंध में जो मार्शल का दृष्टिकोण है वो क्या है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना ज्वार भाटे से की जा सकती है। और ये तुलना किसने की थी? कभी भी अगर पूछे एग्जाम में तो बता दीजिएगा, लिख दीजिएगा या टिक करिएगा, मार्शल ने किया था। आइए समझते हैं। मार्शल ने आर्थिक तथा प्राकृतिक नियमों की विशेषताओं का ध्यान में रखते हुए कहा कि आर्थिक नियमों की तुलना गुरुत्वाकर्षण के साधारण व निश्चित नियमों से न करके ज्वार भाटे के नियमों के साथ ही किया जाना चाहिए। मार्शल के अनुसार ज्वार भाटे के नियम जितने अनिश्चित होते हैं उतने ही अनिश्चित नियम आर्थिक नियम भी होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि जो ज्वार भाटे के नियम होते हैं जितने अनिश्चित उतने ही अनिश्चित आर्थिक नियम होते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने कहा ना कि गुरुत्वाकर्षण के साधारण व निश्चित नियमों से ना किया जाए, आर्थिक नियमों की तुलना न की जाए, इसको भी गलत ठहरा दिया प्रोफेसर रॉबिन्स ने। जब उनके विचार पढ़ेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे, आगे की स्लाइड देखते हैं। और यहाँ पर देखिए, अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना ज्वार भाटे से की जा सकती है, यही वाला टॉपिक चल रहा है अभी। तो आइए समझते हैं ज्वार भाटे का नियम क्या है जिससे हम इसकी आर्थिक तुलना मतलब आर्थिक नियमों से तुलना मार्शल ने की है। देखिए, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ज्वार भाटे का नियम हमें यह बताता है कि सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से दिन में 2 बार ज्वार क्यों और कब आता है। ज्वार भाटे का नियम हमें यह भी बताता है कि पूर्ण चंद्रमा के दिन ज्वार ज्वार का मतलब क्या होता है? लहरों का उठना सबसे ऊंचा होता है जब पूर्णिमा होती है, पूर्ण जब चंद्रमा होता है, ठीक फुल मून होता है, तो सबसे ऊंचा ज्वार होता है। और जैसे जैसे चंद्रमा का आकार छोटा होता जाएगा वैसे वैसे ज्वार की ऊंचाई कम होती जाएगी, ऐसा होता है। ठीक है, इस प्रकार चंद्रमा के आकार को देखकर हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अमुक दिन ज्वार सबसे ऊंचा आएगा। यानी कि जब पूर्णिमा ज्यादा होगी, बहुत बड़ा चांद दिखाई देगा, तो हम अंदाजा लगाते हैं ना कि इस दिन ज्वार ऊंचा आएगा, सबसे ऊंचा आएगा। जैसे जैसे चंद्रमा घटता जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका जो ज्वार होगा उसकी ऊंचाई कम हो जाएगी ज्वार की। यदि उस दिन अन्य कोई परिवर्तन आ जाए जैसे वर्षा या आंधी या तूफान इत्यादि, तो हमारी भविष्यवाणी सत्य नहीं होगी, ये मार्शल का कहना है। तो सही बात है, अगर ज्वार के दिन मान लो खूब सारी वर्षा हो जाए, हवा चलने लगे, ठीक बहुत भयंकर हवा चले, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो वो लॉ अप्लाई नहीं होगा जो नॉर्मली हुआ करता था। कभी कभी ज्वार निश्चित समय से पहले भी आ जाते हैं या पीछे भी आ जाते हैं, कभी कभी बाद में आते हैं। ठीक है, तथा उसकी ऊंचाई में भी अंतर पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखो ये वेरिएंसेस हो रहे हैं, बहुत बदलाव हो रहा है। इसीलिए अर्थशास्त्र के जो एक अर्थशास्त्री है मार्शल ने जो आर्थिक नियम है उसकी तुलना ज्वार भाटे के नियम से की। अब देखिए रॉबिन्स के जो है, रॉबिन्स का तर्क वो क्या है अब वो समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, काफी अच्छा तर्क दिया, मुझे बहुत प्यारा लगा भैया। सबसे पहले देखिए, रॉबिन्स का विचार मार्शल के विचार से भिन्न है। ठीक है, अलग है, बिल्कुल सही बात है। वह अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं, ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं जब परिभाषा देखा था, और बीच में 1-2 बार और भी पढ़ा है। ठीक है, जब हम विज्ञान है या कला है या दोनों है ये सब पढ़ा था तब। उनका कहना है कि, किनका कहना है? रॉबिन्स का। ध्यान से सुनिए, जिन आधारों पर आर्थिक नियमों को काल्पनिक बताया जाता है उन्हें आधारों पर प्राकृतिक विज्ञान के नियमों को भी काल्पनिक सिद्ध किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे अरे ये जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनके नियम भी मतलब अप्लाई नहीं होते, कुछ यहाँ पे कंडीशन लगती है। हाँ भाई साहब, लगती है, बिल्कुल लगती है। देखिए उदाहरण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया, मजा आ गया इसको पढ़ के। देखिए गुरुत्वाकर्षण का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखिए गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु को आसमान की ओर फेंके तो वह पृथ्वी की ओर आकर्षण शक्ति के कारण नीचे की ओर खींची चली आएगी, यह हम जानते हैं। लेकिन परंतु यह बात गुब्बारे के संबंध में लागू नहीं होती, क्योंकि वह हवा से हल्का है और नीचे आने की अपेक्षा ऊपर ही उड़ जाता है। यहां भी आर्थिक नियमों के ही समान स्थिति में परिवर्तन आ जाने से गुरुत्वाकर्षण का नियम सही नहीं है। मतलब यहां पर गुरुत्वाकर्षण नियम भी फेल हो गया जब गुब्बारा आया, जबकि गुब्बारा कुछ ना कुछ तो वजन होगा ना, भले हवा से हल्का हो गया, कुछ ना कुछ तो वजन हो गया। अब वजन चीज ऊपर उड़ रही, कैसे उड़ रही है पता नहीं। ठीक है, यही चीज है, यहां पर गुरुत्वाकर्षण नियम फेल हो जाता है, जबकि प्राकृतिक नियम है, फिजिक्स का नियम है। ठीक है, स्वयं प्रोफेसर मार्शल ने, ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इनकी पुस्तक है, उसमें अपवाद स्वीकार किया कि हाँ भाई साहब ये अपवाद है, ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुछ और चीजों ने कहा। इसी से मिलता जुलता दूसरा उदाहरण
दिया दिया ठीक है, मतलब रॉबिन्स ने अभी भी नहीं छोड़ा, अब रसायन शास्त्र को भी नहीं छोड़ा, वो फिजिक्स था ठीक है, मतलब भौतिक विज्ञान, अब देखिए रसायन शास्त्र को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा यदि निश्चित तापक्रम और दबाव पर, यानी तापक्रम मतलब टेम्परेचर पर और दबाव मतलब प्रेशर पर, 2 भाग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 भाग और 1 भाग ऑक्सीजन मिलाया जाए तो पानी बनेगा, तभी तो H2O बनता है ठीक है। अब ये कह रहे हैं अब तापक्रम व दबाव में परिवर्तन कर दिया जाए तो परिणाम सही नहीं होंगे, तो ये भी तो मान्यताओं पर है कि भैया टेम्परेचर सही होना चाहिए, ये भी तो मान्यता है इन लोगों की, जो ये पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, ये रसायन शास्त्र केमिस्ट्री पढ़ते हैं ठीक है। अगर तापक्रम सही नहीं हुआ या फिर दबाव सही नहीं हुआ, प्रेशर नहीं सही हुआ, तो क्या होगा, पानी नहीं बनेगा। इसी प्रकार बिना मान्यताओं के प्राकृतिक विज्ञान के नियम भी सही सिद्ध नहीं हो सकते हैं, ऐसा कहना है और ये साबित कर दिया है ठीक है। जब प्राकृतिक विज्ञान के नियम भी कुछ मान्यताओं पर आधारित हैं, तब आर्थिक नियमों की तुलना प्राकृतिक विज्ञान के नियमों के साथ ना करना गलत है। तो वो कहते हैं हम क्यों ना इसको पॉजिटिव साइंस माने, हम इनको बिल्कुल साइंस मानते हैं कि जो आर्थिक सिद्धांत है वो पॉजिटिव साइंस है, वास्तविक विज्ञान है, जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान होते हैं वैसे अप्लाई होते हैं। जब उसमें मान्यताएं हो सकती हैं, जैसे गुब्बारा वाला गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में वो जो दबाव और प्रेशर वाला और टेम्परेचर वाला था, वो भी तो मान्यताएं हैं सब, वो मान्यताएं नहीं होंगी वो फेल हो जाएगा ठीक। ऐसे आर्थिक सिद्धांत होते हैं, ये प्रोफेसर रॉबिन्स का कहना है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भैया अर्थशास्त्र, वाह मजा आ गई, वाह। आगे समझते हैं, प्रोफेसर रॉबिन्स के तर्कों को देखने के बाद भी मार्शल के इस विचार की सत्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आर्थिक नियम ज्वार भाटे के नियमों के समान होते हैं तथा आर्थिक नियम प्राकृतिक विज्ञान के नियमों की तुलना में अधिक मान्यताओं पर होते हैं। हाँ, एक बात माननी पड़ेगी कि मार्शल भी सत्य कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब है जो प्राकृतिक विज्ञान है उसमें मान्यताएं नाम मात्र के बराबर हैं, 1 2 3 4 हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो मान्यताएं हैं वो काफ़ी होती हैं, 5 6 7 8 10 भी हो सकती हैं ठीक है। तो ये चीज़ सही है, लेकिन तब भी हम नकार नहीं सकते हैं, अर्थशास्त्र को नकार नहीं सकते हैं। वहीं मैं एक बार आप लोगों से कहा भी था कि जिस देश में अर्थशास्त्री अच्छे नहीं है ना, उस देश की नैया डूब गई है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, चाहे वेनेजुएला हो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, पाकिस्तान हो गया, और इधर साइड में आप ले लीजिए क्या बोलते हैं श्रीलंका हो गया ठीक है। अर्थशास्त्री तो अच्छे होने चाहिए, मतलब उनसे विचार कौन लेगा, सरकार भी अच्छी होनी चाहिए भाई, सरकार भी आप अच्छी बनाइए, ये भी तो आपकी दायित्व है ना। सरकार अच्छा नहीं बनाएंगे, चोरी चकारी करेंगे बस ठीक है, अर्थशास्त्री धरे के धरे रह जाएंगे, ये चीज़ है। अच्छे सरकार बनाइए तो अच्छे अर्थशास्त्री से राय लेंगे और अच्छा आपका देश चलेगा, या फिर कोई भी चीज़ चलेगा, आपका घर भी एक राज्य की राष्ट्र की तरह होता है ना, घर भी आपका अच्छा चलेगा, ये चीज़ है। आगे हम देखते हैं, तो आज बस इतना ही इस वीडियो में था। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे क्या आर्थिक जो सिद्धांत होते हैं, इकोनॉमिक लॉज, क्या वो खराब होते हैं, क्या यूजलेस हैं, आखिर क्या है, अगली वीडियो में हम समझेंगे।